नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। अरे सुनिए, लीजिए गुप्ता जी, बादाम का हलवा बनाया है आपके लिए। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में बादाम का हलवा बना दिया। तुम भी ना मजाक, 2 दिन से हलवा की रट लगाए हो, क्या मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन हलवा ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या हलवा बनाया है आपने। श्रीमती जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों में जो स्वाद है वह दुनिया के किसी भी लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ मालती जी का चेहरा गुप्ता जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उसी समय छोटे बेटे रोहन की आवाज ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बाबूजी, ओ बाबूजी! गुप्ता जी, जो अपनी पत्नी मालती की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर ना चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, हम घर पहुंच चुके हैं, चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे रोहन ने कहा। रिटायर्ड प्रिंसिपल गुप्ता जी के 2 बेटे और एक बेटी है। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा अमर और छोटा बेटा रोहन। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, जो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद अपना काम छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर आ गए हैं। दरअसल यह घर गुप्ता जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, यह सोचकर कि रिटायर होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था गुप्ता जी ने इस घर में। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे। मालती जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से मना करती थी, क्यों? बेटे बहू की जिंदगी में दखल देना, यही ठीक है। हम सारी जिंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। गुप्ता जी का दिल तो बहुत करता था मुंबई आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब मालती जी भी नहीं रही, इसीलिए गुप्ता जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ मुंबई चले आए। घर में घुसते ही गुप्ता जी के पैर एक गुदगुदी मैट पर पड़े और वहीं ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर ऐसे ही बैठे तो ऐसा लगा जैसे मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी बेटा तुमने। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए बाबूजी बोले, तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ बाबूजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयर करवाई और नया फर्नीचर खरीदा है। इतना आरामदायक घर है। सोचते हुए गुप्ता जी मन ही मन अपनी पत्नी मालती से बात करने लगे। मालती, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितना खुश होती। यह आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे। तुम्हारी छोटी बहू ने जूस भी बना कर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए बाबूजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा। तो बाबूजी ने मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा
तो बड़ा सा आरामदायक बेड सजा हुआ था उनके कमरे में। लेकिन यह क्या, रोहन तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो यह है ना? गुप्ता जी हैरानी से बोले। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू रीमा का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो रोहन ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। बाबूजी ने देखा कि उसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसीलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। कहते हुए रोहन ने उन्हें चारपाई पर बाबूजी का सामान रख दिया। गुप्ता जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी आँखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें किसी ऊंचाई से जमीन पर धम्म से पटका हो। उन्होंने पलट कर देखा तो रोहन अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। यह सब देखकर बाबूजी से खुद को संभाल पाना भी मुश्किल हो रहा था। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं है। मेरे लिए यह कबाड़ का कमरा। कहते हुए अपने संदूक में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। मालती कहते कहते उनकी आंखों के कोर से आंसू बह निकले। सोचने लगे, जब अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करके सरकारी स्कूल से रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाते थे लोग मास्टर जी कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का तो मन ही नहीं होता था। पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैंने समर्पण कर दिया। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन बनाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बना कर रखने के लिए। मेरी भी मत्ती मारी गई थी कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कहा, नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हूँ। कहते हुए गुप्ता जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि रोहन अपनी पत्नी रीमा और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस बतिया रहे थे। जैसे ही बाबूजी आए सब लोग सकपका गए। बाबूजी चाह रहे थे कि इस मनोविनोद में भाग लें, लेकिन उनके आते ही सभी को कुंठित होता देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि रोहन के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो बाबूजी उन्हें साथ पार्क में चले गए। पार्क में खेलते हुए
बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे बाबूजी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे रोहन को अपने बाबूजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए बाबूजी उन्हें अपने शहरी माहौल में फूहड़ प्रतीत हो रहे थे। एक दिन जब रोहन के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे, तो बाबूजी लुंगी और बनियान में पहले सोफे पर ही बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन रोहन को बाबूजी के पहनावे से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने दोस्तों के जाते ही रोहन का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में यानी कि कबाड़ खाने में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई और धीरे धीरे बाबूजी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। बाबूजी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और बच्चों को भी बस स्टॉप तक ले जाते थे। ठीक ही था, खाली बैठकर उदास होने से तो थोड़ा टहल आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब बाबूजी रोजाना की तरह जागे, इलायची बादाम वाला दूध पीने की इच्छा मन में हिलोरे ले रही थी। इतने में बहू की आवाज़ आई, लीजिए बाबूजी चाय, कहते हुए रीमा चाय का प्याला बाबूजी के हाथों में थमाकर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था, जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस सिंबल समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों इलायची वाला दूध पीने के आदि बाबूजी ने अपनी इच्छा मन ही मन में दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दूं कि आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे, पहले एक बार बाबूजी ने दूध मांगा तो बहू ने दूध तो ला दिया, पर नाक भाव सिकोड़ते हुए ऐसे भाव दिखाए कि जैसे किसी गंवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते गुप्ता जी ने घड़ी की तरफ देखा। दूध लाने का समय हो रहा था। बाबूजी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध नहीं मिलेगा और फिर बहू की 4 बातें भी सुननी पड़ेंगी। बाबूजी को नीचे आते देख रीमा ने मेज पर थैला और 200 रुपये रख दी। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बाबूजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, छोटी बहू बड़बड़ाते हुए बोली। बाबूजी समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, हमारे बाबूजी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखने जा रहे हैं। बाबूजी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े, पर अपनी स्वर्गीय पत्नी मालती जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग से धार गई। गुप्ता जी के दिल में अपने बड़े बेटे अमर के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छुपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चला रहा था तो अमर ने फटाक से एक जवाब दिया, बाबूजी, ये शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में जाइए। आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों। पिछले यादों के सैलाब में डूबे गुप्ता जी को पता ही नहीं चला
कि कब दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीद कर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फ़ोन आ गया। कैसे हैं बाबूजी? दरअसल मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फ़ोन करके हाल चाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की प्रेम भरी बातें सुनकर गुप्ता जी की आंखें भर आई। दर्द छुपाते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? तेरे भाई भाभी मुझे अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए बाबूजी ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपनी बेटी को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए बाबूजी ने खुद को संभालते हुए फिर से कदम बढ़ाने शुरू किए। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल में किसी कोने में छुपाए बाबूजी घर के बाहर आकर खड़े हुए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसीलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाज़ें उनके कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते बाबूजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना, तो बाबूजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? छोटी बहू रीमा की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन। अरे भैया, बाबूजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह सुनने की देर थी कि गुप्ता जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वह घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था, दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष निकालूं जब अपने ही बेटे स्वार्थी निकले। कहते हुए बाबूजी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव के मित्र और प्रॉपर्टी डीलर रमाकांत का फ़ोन आया, जिसे बाबूजी ने अपने गांव का मकान और ज़मीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे गुप्ता जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। गुप्ता जी, जो बेटों के द्वारा दिए गए जख्मों से बुरी तरह टूट चुके थे, रुआसी आवाज़ में बोले। रमाकांत, मैं गांव वापस आ रहा हूं। उन्होंने रमाकांत जी को सारा हाल कह सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद गुप्ता जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर बढ़े और डोरबेल बजाए। बाबूजी, अब तो बड़े लापरवाह निकले। दूध की थैली और बचे हुए पैसे बाहर ही छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए थे? दरवाज़ा खोलते ही छोटी बहू चिल्लाई। बाबूजी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ बाबूजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। बाबूजी तो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए बाबूजी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे। क्या क्या मतलब है आपका? छोटी बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था।
हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह तो मैं ही तय करूँगा, तुम लोग नहीं करोगे। मेरे खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एसी की हवा। बस बहुत हुआ, 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला। जी नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ, अपने पुराने मकान में, जहाँ मेरी मालती की यादें बसती हैं। कम से कम वहाँ मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हाल चाल तो बांट सकता हूँ। बाबूजी, आपने तो हमें पल में ही पराया कर दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि कितना जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया है, यह तुम कभी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी तक इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसीलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता, तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे, और बाबूजी गजब की आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था, और बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर उनको देखते ही रह गए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।